नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों बनना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि इस बात को अनाउंस खुद बिहार AIMIM के मुखिया, जी हां, अख्तरुल इमान साहब ने मीडिया के सामने की। वो कह रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं जिससे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो और बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। पर राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है, अंदर की कहानी कुछ और होती है। दरअसल क्या ऐसा वक्त आ गया है, क्या ऐसा समय आ गया है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हार्डकोर क्रिमिनल समझे जाते थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका इमेज इस तरीके से बदला है कि असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि अब मुस्लिम पार्टी के तमगे से बाहर निकलने का समय आ चुका है। दरअसल मुस्लिम कॉज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना जाए। और जो इंडिया गठबंधन लगातार उन पर यह आरोप लगाती रही है कि यह बीजेपी की बी टीम है, वो भी ऐसा कहने से सकुचाएगी, ऐसा कह नहीं पाएगी। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो, उनकी किरकिरी करने से कभी भी पीछे नहीं मुड़ते थे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, यह हमने आपको बताया। लेकिन अंदर की राजनीति क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आइए आपको सुनाते हैं कि दो नेता इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो संभावित गठबंधन की जो बात चल रही है, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक और तुष्टीकरण का गठजोड़ है। अपीसमेंट और कम्युनलिज्म का मेल है। ये सभी दल इंडिया अलायंस में, सभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक वर्ग के हित की बात करना, अपने वोट बैंक को साधने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे 4 विधायकों को तोड़ा, मैं उनके 40 विधायकों को तोड़ने का काम करूंगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि किस प्रकार का गठबंधन होगा। आपस में तफरका है, एक दूसरे के खिलाफ। तो ये इंडी अलायंस का स्वभाव है, ये इंडी अलायंस का स्वभाव है। वो एक साथ सत्ता को पाने के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कोई भी प्रस्ताव अगर कोई देता है तो उसमें सभी दलों के नेता मिल बैठ करके इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति में सारी बातों पर चर्चा की जाएगी और शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा। चलिए, तो आपने सुना बीजेपी का रिएक्शन, आपने सुना RJD का रिएक्शन। RJD इस बारे में पॉजिटिव दिख रही है, बीजेपी अपॉर्चुनिस्ट बता रही है। पर ध्यान देने वाली बात है कि यही बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बना करके विदेश का यात्रा करा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से भारत के पक्ष में, ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोल रहे थे, इसी बीजेपी की सरकार ने उनको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन जब सियासत की बात आती है तो आपने सुना किस तरह के आरोप लगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? 4 के बदले 40 से बदला लेने की बात कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। उनकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM आदिल हसन साहब, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पीयूष शर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर। आदिल हसन साहब, सीधा सा सवाल है, हृदय परिवर्तन की कोई खास वजह आपको लगता है? अकेले आप जीत नहीं पाएंगे, इसलिए महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल बदला है, इसलिए जो लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहा करते थे, उन्हीं को आप कह रहे हैं आप मुझे साथ ले लो, ताकि बीजेपी की बी टीम का तमगा भी आपके ऊपर से हट जाए और आप सेकुलर पार्टी की श्रेणी में आ जाए। देखिए,
हम पहले भी यूपीए 1 यूपीए 2 में थे। हमने प्रणब मुखर्जी साहब को राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, मीरा कुमार जी लड़ी, वोट दिया हमने। वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया साहब की सरकार, किरण कुमार की सरकार को साथ दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में वोट दिया। और जब भी विपक्ष ने कोई बिल लाया उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। हमने मेरे पार्टी के रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब ने 2020 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन को बोला कि जब हम यूपीए 1 यूपीए 2 में थे और बीजेपी को मौका मत दीजिए, आप आइए मिलकर लड़िए, हम लोग करेंगे। उन्होंने उस वक्त नहीं माना, लेकिन आज हम फिर से ईमानदारी से, क्योंकि बिहार की भलाई के लिए बीजेपी देखिए तिलमिलाई हुई है, बीजेपी प्रवक्ता का होश उड़ गया है। पासमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक भी पासमानदा एमपी नहीं, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं, और वो पासमानदा की बीजेपी बात करेगा। आप ही बताइए कहां तक उचित है। और हम तो चाहते हैं कि बीजेपी बिहार में 20 साल में, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट है, बतलाइए 2005 से 2025 आगे 20 साल में बिहार बीमारू राज का बीमारू राज रहा। 2014 में हमने 32 एमपी बिहार के लोगों ने दे दिया बीजेपी को। 2019 में तो हद हो गई, 39 एमपी दे दिया। 2024 में फिर 30 एमपी दे दिया। लेकिन एक भी मीटिंग नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, दोनों डिप्टी सीएम ने और बिहार के केंद्र मंत्री ने बात की कि बिहार को बीमारू राज से कैसे निकाला जाए। मोदी जी जब बिहार आते हैं, आदिल हसन साहब, ट्रेन जाएगा गुजरात, बिहारी मजदूर क्यों जाएगा गुजरात? बिहार में नहीं, क्यों नहीं होगा? वो सारी बात ठीक है। आदिल हसन साहब, आप जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वो आप बीजेपी के विरोधी पार्टी हैं और लोकतंत्र में आप आरोप लगा सकते हैं, पर मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जो आरोप आप आरजेडी और कांग्रेस पर लगाते रहे हैं, क्या वो आरोपों से आरजेडी और कांग्रेस अब बरी हो गई है? क्या आपने नहीं कहा कि इतने सालों से आरजेडी और कांग्रेस आपका इस्तेमाल कर रही है, आपकी आबादी के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है? ये पार्टियां बीजेपी से भी बुरी हैं, चाहे बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी हो। क्या आपने नहीं कहा है कि आपके जज्बात से ये सारी पार्टियां खेलती रही हैं और आपका इस्तेमाल करती रही हैं? आपके अनुपात के हिसाब से, आपकी आबादी के हिसाब से आपने मुसलमानों के सामने कहा है कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या बदल गया है जो आप इन्हीं पार्टियों के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं? पंकज साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, लेसर इवल पर लोग जाते हैं। बीजेपी मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के साथ जितना ज्यादती, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज को फंड नहीं देना, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी लिस्ट में जो बिहार सरकार भेजी है उसको नहीं देना, एएमयू और जामिया का फंड कम कर देना, मोमा का फंड कम कर देना, मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप कम कर देना, माइनॉरिटी का 40% बजट कम कर देना, ये तो हद हो गई ना। एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एमपी नहीं बीजेपी के पास। और बीजेपी किस मुंह से आज मुझे बोलेगी? यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, यही सलमान खुर्शीद साहब, यही गुलाम नबी आजाद साहब, यही सरफराज अहमद साहब को तो विदेश में आज वकालत कर रहा। बीजेपी के पास प्रवक्ता सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए भारत के लिए है, लेकिन देश में विदेश में जाकर वही असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपनी वकालत करवा रही है। और वही ओवैसी साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज किया, नरेंद्र मोदी साहब के पास आदमी नहीं कोई है जो जाकर विदेश में इतनी मजबूती से बात कर सके। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आकर जो आदमी सरेंडर हो जाए तो उसको क्या बोलिएगा आप? सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करे। और हम लेसर इविल पे करते हैं। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जब यूपीए 1 यूपीए 2 में बना, लेकिन आज संविधान की लड़ाई में, आज देश की लड़ाई में रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, वो बैरिस्टर साहब को बड़ा भाई छोटा भाई बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी लीड ले रहे हैं, उन्होंने अपनी शैली बदली है। मुसलमानों के मुद्दे पर कल तक कोई नहीं बोलता था, समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी, राजद भी बोल रहे हैं। बैरिस्टर साहब के दबाव हो या देश के परिस्थिति, आज वो बोल रही है। तो लेसर इविल चाहेंगे ना? कल तक मुकेश सैनी कहां थे? उपेंद्र कुशवाहा तो मोदी कैबिनेट छोड़कर आए थे। जीतन राम मांझी मोदी एनडीए अलायंस छोड़े थे। आप ही बताइए आज उनको क्यों ले लिया गया? फिर से उपेंद्र जी छोड़ के आए थे, फिर जा सकते हैं। तो राजनीति परिस्थितियों का खेल है। हम चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी मुक्त बने। 20 साल से बीजेपी को आप एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हमारे दो पैनलिस्ट हैं, मैं फिर तुरंत आपके पास आऊंगा। बात कहां तक आगे बढ़ी है और कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह मैं पूछना चाह रहा हूं। पंकज साहब, हम शर्तों पे राजनीति नहीं करते हैं। जब दिल मिलेगा
तो दिल मिलेगा तो अलायंस होगा। हम शर्तों पे, हमारे साथ 50 सीट 60 सीट वाले हम नहीं है। ईमानदारी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब आज बिहार के मजलूमों की आवाज है, सीमांचल का एक बेदाग चेहरा है। आप उनसे बात कीजिए, मिल के करेंगे। कोई जब मेल ही करना है तो शर्त पे थोड़ी मेल किया जाता है कि 50 सीट 60 सीट। और लालू जी को हमेशा अख्तर साहब, बैरिस्टर साहब ने भी इज्जत दी। यूपीए 1 में लालू जी के बगल में बैठते थे बैरिस्टर साहब, और अख्तरुल इमान साहब भी इज्जत करते, हमेशा बोलते हैं बिहार का सबसे बड़ा लीडर है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। तो लालू जी का सेकुलरिज्म कोई अलग नहीं है। लालू जी ने हमेशा सेकुलरिज्म पे समझौता नहीं किया, इसलिए लालू जी की इज्जत है। इसलिए बिहार में सीमांचल के अलावा दूसरे जगह मुसलमानों ने जो वोट दिया लालू जी को, उसकी वजह है। जरूर हमारे साथ उन्होंने एमएलए चलिए, बिल्कुल लेकिन हमारा दिल बड़ा है। हमारे नेता ने इंसाफ के लिए, बिहार के लिए अख्तरुल इमान साहब ने एक बड़ा कदम उठाया। राजद को फैसला लेना है, महागठबंधन को लेना है। हमने पूरे दिल से एक प्रस्ताव उनके सामने रखा है। बिल्कुल, आदिल हसन साहब बने रहिए। प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर श्याम कुमार, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, ये बताएं, क्या एआईएमआईएम के साथ गले मिलने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिहार की जनता के बेहतरी के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवाद के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वैचारिक रूप से एक समान विचारधारा वाले पार्टी का हमेशा से आरजेडी ने स्वागत किया है। और ये घटना इस बात का प्रमाण है, ये बात इस बात का प्रमाण है कि हम बड़े सही रूप से, सकारात्मक रूप से 2025 के चुनाव के लिए आगे जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, पर यह बता दीजिए कि आपकी पार्टी जोर जोर से इनको बीजेपी की बी टीम कहती थी। क्या अब आपका देखने का नजरिया बदल गया है, या अब आप मजबूर हैं? आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं, मुसलमान वोटों का बंटवारा ना हो, जातीय समीकरण आपके पक्ष में नहीं है, आधार वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है, उपचुनाव में दिखाई पड़ा है, इसलिए मजबूरन आप इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल तक तो आप इन्हें बीजेपी की बी टीम कहते थे। देखिए, आपको हमारी एक समान विचारधारा वाली जो भी बिहार के विकास के लिए जो आना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और हालांकि इस विषय में मैं इतना कहूं कि इस मामले में सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व लेगी, लेकिन सवाल जहां जोड़ने का है, जहां प्रगतिशील विचारों का है, समावेशी राजनीति का है, उसमें निस्संदेह हम स्वागत करेंगे ऐसे किसी भी बात को जिससे कि बिहार की जनता को मजबूती हो, बेहतरी हो, हम आगे जाए। और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार हमारे मूल, हमारे राजनीतिक दर्शन है। हमारी राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है, हमारा मिशन। ठीक है, फाइन, आप बता दीजिए, खुल करके कह दीजिए, असुद्दीन ओवैसी साहब आपकी नजर में धर्मनिरपेक्ष हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। नहीं, ये साहब धर्मनिरपेक्ष है, नाम लेकर के मैं पूछ रहा हूं। उनकी पार्टी है, असुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय नेता हैं, देश विदेश में उनकी पहचान है। कल तक आप उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते थे, कल तक आप उन्हें कम्युनल मानते थे, आज आप उन्हें बीजेपी की बी टीम नहीं मानते और उनको धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, देखिए, जो परिस्थितियां बन रही है, जो बिहार ने भुगता है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और जो बिहार की जनता का जो हाल है, जो अपराध की घटनाएं हैं, अब इन सबको सामने रखते हुए जो मजबूती देना चाहते हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। क्या हुआ, किससे क्या हुआ, इतिहास के पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें उभर कर आएगी। चुनाव संख्या का खेल होता है, आप जानते हैं, लोकतंत्र में संख्या एक महत्वपूर्ण होती है। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो भी, जिनका भी विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, सामाजिक न्याय में, सामाजिक सरोकार में, जो कि हमने अभी आपको कहा, हम स्वागत करेंगे। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन ने लेना। चलिए, बिहार की जनता का, चलिए सही, इसीलिए जी, बिहार की जनता का हित हमारे लिए है।
हमारी पार्टी मैं ने पीयूष शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आदिल हसन साहब एक लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं, सबका जवाब आपसे लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, आप बोलिए आदिल हसन साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? पंकज साहब, हमारा क्लियर स्टैंड है, बिहार में बीजेपी को हराना है। जो महागठबंधन का भी वही टारगेट है, मेरा भी वही टारगेट है, बीजेपी को हराना। और आज बीजेपी हम पर कुछ नहीं बोल सकती है। आज सबसे ज्यादा भारत की वकालत अगर किसी ने किया पूरी दुनिया में, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सबसे मुखर आवाज है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ठीक है, हिंदुस्तान का नाम को बढ़ाया उसका ओवैसी बिल्कुल साहब है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा पहला दुश्मन बीजेपी है, बीजेपी रहेगा क़यामत के सुबह तक। बीजेपी से हमारी दुश्मनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा। हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर महागठबंधन को दिल बड़ा दिखाना है तो हम स्वागत के लिए, हम गठबंधन के लिए हर तरीके से तैयार है। शर्तों पर नहीं, हम दिल से मिलना चाहते हैं। शर्त पर राजनीति हम नहीं करते। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। और हमारे साथ पीयूष शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और आदिल हसन साहब जो कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं बिना किसी शर्त के हम आरजेडी से जुड़ने को तैयार हैं क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी एनिमी है। पीयूष शर्मा जी, अब तो आप असुद्दीन ओवैसी को गलत तरह के एडजेक्टिव से नवाज भी नहीं सकते। आपने देश के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान में किस तरीके से टेररिज्म है, इन तमाम मसलों पर आपने असुद्दीन ओवैसी को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग देशों में भेजा। और आपको नहीं लगता अब असुद्दीन ओवैसी जब पॉलिटिकली आपको काउंटर करेंगे तो उनके खिलाफ आपके मुंह से शब्द निकल नहीं पाएंगे? पंकज जी, आवाज आ रही है? पंकज जी, हाँ, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, धन्यवाद। पंकज जी, मैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के बारे में कह रहे थे कि पहले मैं उन विषयों पे आता हूं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। पंकज जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मीडिया के समक्ष या देश की जनता के समक्ष को यूं ही बात कहने का काम नहीं किया है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य को दिखाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा, उनकी दृढ़ शक्ति और पाकिस्तान के जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था बिहार की मधुबनी की धरती पर आकर कि हम पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को सह देने वालों को ऐसी सबक सिखाएंगे कि कल्पना भी नहीं किया होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी जी उन बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं जो हमारी सेना ने शौर्य के माध्यम से, वीरता के माध्यम से, दृढ़ संकल्प के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों को छक्के छुड़ाने का काम किया। वह प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा थी, प्रधानमंत्री की शक्ति थी, हमारे भारतीय सेना की वीरता थी, जिसका बखान असदुद्दीन ओवैसी जी कर रहे हैं। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी जी क्यों नहीं भारत की बात कहते थे? वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाने में इन्हें डर लगता था। आज तक असदुद्दीन ओवैसी जी बताने का काम कर कितनी बार देश में रहकर, भारत में रहकर और वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा उनके द्वारा इसलिए की जा रही है कि भारतीय सेना ने अपनी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन नहीं, वो सारी बातें सही है, सारी बातें सही है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत स्वागत है। पीयूष शर्मा जी, पंकज जी, आप हमें पूरा समय दीजिए। हाँ, बोलिए 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 जी। आपने आदिल हसन जी को काफी समय दिया, हमें भी समय दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए। पंकज जी, देखिए, एआईएमआईएम का महागठबंधन के साथ बिहार में समझौता का बिहार की एनडीए पर कोई सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2005 में बिहार की 13 करोड़ जनता ने
राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आकर बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम किया था। और इन पिछले 20 वर्षों में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे नेताओं के साथ जो विकास करने का काम किए हैं, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मैं विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव ठीक लड़ने है, का काम आपने अपनी बात कह दी। आपको बहुत फिर मैं आ रहा हूं, बहुत समय मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक हाँ मिनट हमें और समय दीजिए जी जी पंकज जी, एक मिनट हमें और समय दीजिए। अच्छा ठीक है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर लड़ने का काम कर रही है। और दूसरी बात, यदि ये कह रहे थे आदिल हसन जी कहने का काम कर रहे थे पसमानदा की बात, आज देश में 70% मुस्लिम पसमानदा श्रेणी में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई एमपी नहीं हो, मंत्री नहीं हो, तो क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से यदि 5 किलो मुफ्त में अनाज देने का काम करते हैं, तो हम मुस्लिम भाइयों को भी देने का नहीं, काम पर करते हैं। पसमानदा भी आपको वोट नहीं दे रहा है, नहीं दिया है वोट आपको लोकसभा चुनाव में भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आदिल हसन साहब का सवाल ले लूं, फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर संजय कुमार के पास और मैं प्रोफेसर श्याम कुमार जी के पास भी जाऊंगा। आदिल हसन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं डॉक्टर संजय कुमार जी। पंकज जी, जो पासमानदा मुसलमान को कर्नाटका गवर्नमेंट पे रिजर्वेशन था, यही मोदी जी ने कदम कर दिया, यही भाजपा सरकार ने। और सुरजापुरी बिरादरी सीमांचल की एक पासमानदा बिरादरी है, उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में मोदी सरकार रोके हुए हैं। एक पासमानदा संविधान में नहीं है ये, संविधान उनको तो बना दीजिए, तब ना आप बात कीजिएगा पासमानदा की। अनाज आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, अनाज से नहीं दे रहे हैं। कल तक पैसे पंकज भाई मेरे बोलने दीजिए। पीयूष शर्मा जी बोलने दीजिए, 1 at a टाइम। हम लोग बड़े आराम से सबको सुनते हैं, बड़े आराम से सबको सुनते हैं। हाँ पंकज साहब जाकर बोलिए, 2012 का वीडियो देख ले। पीयूष शर्मा जी, कीर्ति आजाद साहब भाजपा के एमपी, मणिशंकर साहब कांग्रेस के एमपी और बैरिस्टर साहब एमआईएम के एमपी पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने चले गए थे और एडवाणी जी की तरह के मजार पर फातिया पढ़ने नहीं गए थे हम। और हमने कंधार में अजहर मसूद को नहीं छोड़ा था जाकर। कंधार में अजहर मसूद को किसने छोड़ा था? यही मोदी सर, यही भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जसवंत सिन्हा जी देश के विदेश मंत्री, और यही डोभाल साहब एनएसए थे। हमने जिन्ना के मजार पर जाकर नहीं फातिया पड़ा था एडवाणी जी की तरह, और नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाए थे। हम हक बात बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, रहेगा और था। इनकी तरह नहीं बिरयानी खाते हैं जाकर। यह भी देश की जनता सुनना चाहती है। डॉक्टर संजय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब धारा 370 को कश्मीर से समाप्त डॉक्टर संजय, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था गोलियां चलेगी, सैकड़ों लोग मरेंगे। अरे भाई कहा था तो काहे मुझे भेजे? आपके पास कोई आदमी नहीं है जिसको भेज पाए? काहे भेजे आप मुझे? और आपके पास एक आदमी नहीं है, संबित पात्रा है तो शहजाद पूनावाला है, कोई आदमी नहीं। तो पीसीआर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज जो वक्त की संपत्ति को आपने लूटने का काम किया है। अरे भाई तो क्यों मुझे भेजे? अरे हम गलत थे तो क्यों भेजे? आप खुद क्यों नहीं चले गए? चाहती है पूरी दुनिया के सामने। नहीं ठीक है, 1 at a टाइम प्लीज। आदिल हसन साहब आ रहा हूं आपके पास। अभी प्रोफेसर श्याम कुमार भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत जेंटलमैन टाइप बैठे हैं। आप अपने समय का इंतजार करिए, जरूर बोलिए, मैं कभी भी समय कम नहीं करूंगा, यकीन रखिए। डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता बीजेपी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में होगी अब विधानसभा चुनाव में, जब असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक करेगी? क्योंकि अगर आप दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट अगर किसी के भाषण के बारे में किया गया है तो असदुद्दीन ओवैसी,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बाहर भी हीरो बनकर के उभरे हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा है, आतंकवादियों को लताड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई मुसलमान ज्यादा महफूज हिंदुस्तान में हैं, तो उनका एक इमेज बड़ी तेजी से बदला है और भारत सरकार ने इसीलिए उनको विदेश भी भेजा, इंडिया को जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिफेंड भी किया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लिए असुद्दीन ओवैसी पर वो सारे रिमार्क्स देना जो बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर से पहले बोला करती थी, आपको लगता है कि आसान होगा? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ओवैसी साहब का जो स्टैंड रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस स्टैंड ने लोगों के मन मस्तिष्क में एक अलग धारणा जो बनी हुई थी, एक परसेप्शन जो बना हुआ था, उस परसेप्शन को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, उस परसेप्शन को उन्होंने क्लियर कर दिया। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, और अगर हमारे राष्ट्रीय हितों का जहां से भी जो लोग बैठ करके नुकसान पहुंचाएंगे, किसी भी कीमत पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम दिखा, स्वाभाविक है कि एक अलग जो नैरेटिव उनके बारे में बन जाता था कि एक्सट्रीम पॉलिटिक्स वो करते हैं, थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, और उनके प्रति जो स्वीकारिता, एक्सेप्टेंस जिसको कहेंगे, वो एक्सेप्टेंस बढ़ा है। इस सच्चाई को सब कुछ स्वीकार करेंगे। हाँ, डेलीगेशन में भी गए, और डेलीगेशन में भी जहां वो गए, जिस मुल्क में भी वो गए, बड़ी ही बेबाकी से कहा कि अगर तुम हमारे अमन चैन को नुकसान पहुंचाओगे, तुम अपनी रोटी की चिंता करो, तो हमें तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने देने आता है। बड़ी बेबाकी से, बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा। तो एक स्टैंड तो उन्होंने क्लियर कर दिया, और होना भी चाहिए। ठीक है, राजनीति करे पार्टियां, चुनाव लड़े, डेमोक्रेसी है, यहाँ जीतने का हारने का एक स्कोप है, लेकिन ओवैसी एक फैक्टर हो जाते थे चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने में या ध्रुवीकरण में जो थोड़ी सुविधा मिलती थी, वो सुविधा अब उस तरह से नहीं मिलेगी। ये बात सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स करती है, ओवैसी साहब भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स करते हैं। रह गई बात कि जो पसमानदा की बात अभी हो रही है, देखिए पिछले चुनाव में भी जो माइनॉरिटी का वोट का जो 17.5-18% जो वोट है, उसमें 77% वोट आरजेडी को मिली थी, 11% वोट मिला था ओवैसी साहब की पार्टी को, और वही 12% के लगभग में वोट जो जेडीयू और चिराग पासवान और भी जो लोग थे उनको मिला था। अगर बीजेपी सीधे सीधे टारगेट नहीं कर पाती है, और जैसी की संभावना है, अभी बता रहे थे ना आदिल जी कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से किनारे करने के लिए हमें किसी के साथ समझौता करने में क्या ऐतराज होगा। स्वाभाविक है कि अगर गठबंधन के ये हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर तो एक बड़ी ताकत हो जाएगी, और उस स्थिति में खास करके जो 47 सीटें हैं, डॉक्टर संजय, 50% मुस्लिम मतदाता है, और नहीं, डॉक्टर संजय एक बड़ा सवाल ये उठता है, मैं चाहूंगा आदिल हसन इस पर बोलें, और फिर प्रोफेसर श्याम कुमार जी से भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि AIMIM भी मौके पर चौका मार रही है। उसको लग रहा है कि अब ऐसा समय आ चुका है जिस समय पर उनका कम्युनल वाला इमेज डाइल्यूट हो गया है। अब महागठबंधन भी उनको लेने से इनकार नहीं कर सकती है, जो पहले कह करके इनको इनकार कर दिया जाता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीमांचल में पिछले चुनाव में जैसा परफॉर्मेंस AIMIM ने किया है, अब आरजेडी को लग रहा है कि जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में है। अगर हमने AIMIM को नहीं लिया तो मुसलमान के वोट का नुकसान हमें हो सकता है, इसलिए आरजेडी मजबूर दिख रही है। मैं चाहूंगा श्याम कुमार जी बोले, फिर मैं आदिल हसन साहब के पास आऊंगा। नहीं सर, आपने अभी जो एनडीए की बात कही कि सारा उन पर सामाजिक जातीय समीकरण उसके पक्ष में है, उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आपने सुना है, चिराग पासवान जी ने जो अभी स्टैंड लिया वो आपको पता है, और जो आपस में इन लोग का जो डिफरेंसेज है, अगर राजनीति की चुनावी भाषा में कहें तो जो चुनावी सिर फुटबॉल वो सामने आ रही है, तो वहां तो कोई
एकजुटता नहीं है, वहां अपने आप में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां जो अभी हाल ही में जो नेतृत्व उभरा है उस नेतृत्व के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। तो ये जो अपने आप में सब जो सवाल है कि आरजेडी को इससे मजबूरी है, आरजेडी कोई मजबूरी, कोई कमजोरी और इन चीजों से बहुत ऊपर है। आप समझिए कि आरजेडी आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। उसको हराने के लिए आज से नहीं, वर्षों से, दशकों से बड़ी बड़ी पार्टियां, मुख्य धारा की पार्टियां, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं बहुत सारी बातों को, लगी नहीं, लेकिन आज भी 2020 में क्या स्थिति रही, उनको सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। और आज उस पूरे जो 2025 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो सशक्त हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि बदलाव 2025 में होगा। जो नहीं, आप ये बताइए, उपचुनाव में मुसलमान के वोटों का बंटवारा हुआ। आप सुरेंद्र यादव के सुपुत्र जहां पर चुनाव लड़े वहां पर 14,000 से ज्यादा वोट जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार ले आए। आपने लालू जी को भेजा, ओसामा को भेजा, जो शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं। मुसलमान वोट को जोड़ने के लिए आपने तमाम प्रयास किए, आप फेल हो गए। आपको नहीं लगता कि समय की जरूरत है AIMIM को साथ करना? नहीं तो आपका मुस्लिम वोट, जिसको कि आप पुख्ता वोट बैंक मानते थे, वो बट जाएगा और इससे आरजेडी को करारा नुकसान होगा। देखिए, ऐसा है, जो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव वो उसके अपने मायने हैं। उपचुनाव की बात वहीं आप रहने, जहां तक नहीं कि मुख्य चुनाव जो है तकरीबन 5 साल में होता है, जो अभी होने वाली है 2025 में। आप इस बात को इस कोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखिए। हमारी राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं, हमारी राजनीति का मकसद समाज को जोड़ना है। हमारा मकसद समाज को, जो वंचित तबके हैं, जो मजलूम है, जो अकलियत है, उन जो गैर बराबरी, जो हाशिए पर हैं, जिनको सदियों से जुल्म के शिकार रहे, सामाजिक अन्याय के शिकार रहे, तो उनको जोड़ना है। उस कवायद में, उस कोशिश में पार्टी अपना काम करती है। तो राजनीति हमारे लिए महज कुर्सी का, सत्ता के लिए प्रयास नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक मोमेंट है। और सामाजिक सरोकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय उसके केंद्र में है। तो इसलिए आप इस कोण को, आप इस नजरिए से आप देखें। और बड़ी मजबूती से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े मजबूती से बिहार के हर क्षेत्र में आरजेडी आगे जा रही है और समान विचारधारा वाले साथी आए, सबका स्वागत है इस मसले में। चलिए ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं। पीयूष शर्मा जी, वोटों का बंटवारा नहीं होगा, आपकी हार होगी। मैं आ रहा हूं आदिल हसन साहब, तुरंत आ रहा हूं। नेटवर्क वीक है यहाँ पर, 2 मिनट। हाँ, नेटवर्क वीक है, मैं गांव में हूँ। मैं 2 मिनट बस, क्योंकि नेटवर्क वीक है, मैं गांव में हूँ। बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा पीयूष जी के पास। मैं यही बोलता हूं, हमारे कोई शर्त नहीं है, मुख्यमंत्री हमें नहीं बनना है। राणा रंजीत साहब राजपूत समुदाय से हैं, उनको हमने टिकट दिया, हमने दलित बिरादरी को भी दिया, हमने ओबीसी को भी दिया। सिर्फ MIM मुसलमानों की नहीं है, MIM सबको लेके चलती है। और सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे साथ दूसरे धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं पार्टी में। लोकसभा में अख्तर उल ईमान साहब 19 में भी 3 लाख वोट लाए, 2024 में भी हमने 3.25 लाख वोट लाए, हमारा वोट बढ़ा है। अब आरजेडी को यह फैसला लेना है, क्योंकि नेशनल आरजेडी चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तेजस्वी जी को बनना है, हम नहीं चाहते गोपालगंज, कुर्नी, इमामगंज की तरह हो, 2 लड़े और तीसरे को फायदा हो। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि अलायंस हो, क्योंकि बीजेपी डर गई, अभी से बैकफुट पे बीजेपी आ गई है कि MIM अगर महागठबंधन में हो गया तो बीजेपी को अब राष्ट्रवाद पे भी नहीं बोल पाएगी, ओवैसी साहब पर भी नहीं बोल पाएगी, हम मुस्लिम में नहीं होगा, और सीमांचल में भी दूसरे बिरादरी का डिवीजन नहीं होगा। तो बीजेपी में सबसे ज्यादा बौखलाहट इसीलिए है, जब से ये खबरें अख्तर उल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव दिया है, सबसे ज्यादा बीजेपी बेचैन है। और अब फैसला तो कांग्रेस को, राजद को, माले को, CPI को, CPM को लेना है, मुकेश सैनी जी की पार्टी को लेना है। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है। और अख्तर उल ईमान साहब ने जो बिहार विधानसभा में उनकी कार्यशैली रही है, हमेशा आरजेडी को सपोर्ट किया, हमारे MLA भी तोड़ा तब भी हमने आरजेडी को सपोर्ट किया है। इसलिए अब आरजेडी को भी मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, क्योंकि अख्तर उल ईमान साहब पहले आरजेडी से MLA थे।
तो एक पॉजिटिव नोट में अगर बिहार के लिए भाजपा को चलिए। हराना है, भाजपा की बेचैनी को बढ़ाना है, तो महागठबंधन को यह ठीक है, प्रस्ताव स्वीकार कर पीयूष लेना शर्मा चाहिए। जी जवाब देंगे। पीयूष शर्मा जी, सीमांचल में वोट बटेगा नहीं, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से आप सरकार बना पाए थे, इस बार सीमांचल में आपकी स्थिति खराब होगी। कहा जाता था हर बार असुद्दीन ओवैसी को आप ही उतरवाते हैं मुस्लिम वोट बंटवारे के लिए, पर यह दाव इस बार आपका चलने वाला नहीं है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी, बोलिए। पंकज जी, मैं बता देता हूं, एनडीए गठबंधन को कहीं से कोई बेचैनी नहीं है। तय जनता करती है, लोकतंत्र में जनता सब मालिक होता है। और बिहार की जनता और देश की 2005 के बाद बिहार की जनता और 2014 के बाद देश की जनता ने तय कर लिया है कि देश में हमको केंद्र में एनडीए का गठबंधन के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाने का काम करना है। ये लोग तो बिहार में 2005 के बाद और जब केंद्र में 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनी, उसी समय से इन लोगों के द्वारा मोदी को हटाने की साजिशें चल रही है। देश की 140 करोड़ जनता ने तीसरी बार मोदी जी को चुनने का काम किया और प्रधानमंत्री के पद पर बैठाकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और आज की स्थिति में, आज के समय में इनका मुसलमान वो सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है। असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप बोलेंगे क्या? आप ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जनता कहेगी आपने उनको राष्ट्रवादी माना, तभी तो आपने विदेश भेजा। ऐसे दल हैं, पंकज जी सुन तो लीजिए, ये लोग ऐसे दल हैं और जो ये संभावित गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो देश व बिहार में सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का एक नया प्रारूप बनने जा रहा है। सांप्रदायिक और तुष्टीकरण का एक नया प्रारूप तैयार करने का काम की बात की जा रही है, लेकिन बिहार की जनता इन बातों को समझती है, देश की जनता इन बातों को समझती है। आज देश के 70% पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, क्योंकि उनको मालूम है, देश के मुसलमानों को मालूम है, उन गरीब मुसलमानों को यह मालूम है कि कांग्रेस ने देश में 65 वर्षों तक केवल हमको ठगने का काम किया। बिहार के लालू प्रसाद यादव ने 90 से लेकर के 2005 तक हमें केवल एमवाई समीकरण के नाम पर हमें केवल बेवकूफ बनाने का काम किया। हमें सत्ता से दूर रहकर बिहार में केवल जातीय उन्माद और जातीय दंगा करने का काम किया। यदि आज कब्रिस्तान वो देखिए ये आप चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, आप चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। अब तो असुद्दीन ओवैसी साहब को जो तरह तरह की बात करते थे, कभी उनको कह दिया जाता था देश विरोधी हैं, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अब ये तो नहीं बोल पाएंगे ना कि देश विरोधी हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं पीयूष शर्मा जी, आप ये नहीं बोलेंगे ना एंटी नेशनल है, अब ये नहीं बोल पाएंगे ना? साहब के द्वारा देश नीतीश जी कहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा मुक्त बनाएंगे, भाजपा मुक्त बनाएंगे। नीतीश जी ने मोदी जी का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूती से डिफेंड करने का काम करेगी। चूंकि देखिए, असुद्दीन ओवैसी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार की, ठीक है, वो सेना की वीरता पर, सेना के शौर्य को देखकर उन बातों को बोलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा के कारण बोलने का काम किया है और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को सराहने का काम किया है। और भारतीय सेना, देश के प्रधानमंत्री ने वह काम करने का काम किया है जो चलिए, ठीक है, डॉक्टर संजय पंकज जी, मैं पूछना चाहता हूं, आदिल हसन जी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ इंडी गठबंधन? मुंबई से लेकर के दिल्ली तक के लोगों का नहीं, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, वो सारी बातें सही है। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है एआईएम सही समय पर, कहते हैं ना मौके पर चौका मारना, एक तरफ वो बीजेपी के लिए अब उतना बड़ा अवसर नहीं देगी कि असुद्दीन ओवैसी पर उस तरीके से आक्रमण कर सकें, दूसरी तरफ महागठबंधन भी ओवैसी को इनकार कर दे, इग्नोर कर दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ओवैसी खुद मुसलमानों के बीच में जाएंगे, कहेंगे देखिए बीजेपी को हराने के लिए मैं अपना सारा कुछ दांव पे रखने को तैयार था कि सब एक हो जाओ, बीजेपी को हराओ, लेकिन ये लोग हमें नहीं लेते हैं, क्यों? और इससे हो सकता अगर नहीं लेंगे
तो महागठबंधन पर दबाव होगा, मुसलमान खुल करके ओवैसी के साथ बल्क में जा सकता है। इसलिए आपको नहीं लगता, मैं छुट्टी लूं, मुझे दूसरा डिबेट में जाना है। ठीक है, ठीक है, आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि असुद्दीन ओवैसी बिल्कुल मौके पे चौका मार रहे हैं? टाइमिंग बहुत सही है और इसी टाइमिंग का जो पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े जो कद्दावर नेता होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब ने भी वही किया है कि एक ऑफर इन्होंने दिया है, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, जो विधायक भी हैं, कि हम चाहते हैं कि अगर महागठबंधन में हमें भी एक सम्मानजनक सीटें मिले तो हम भी गठबंधन के पार्टनर हो सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां तो है ही। देखिए, होता क्या है कि ये चाहते हैं कि हमारा जो बेस वोट है वो बेस वोट फ्रैक्चर्ड नहीं, और बेस वोट फ्रैक्चर्ड नहीं होगा तभी जब ये लोग एक साथ लड़ेंगे। लेफ्ट पार्टियों के साथ भी जो माइनॉरिटी का वोट है, जो कांग्रेस के साथ जो माइनॉरिटी का वोट है, जो वोट असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जो मिलता है, जिस 11% की बात मैं कर रहा था, अगर ये सारे वोट इंटैक्ट हो जाते हैं, आरजेडी का तो 77% सबसे बड़ा तो उन्हीं का है, तो अगर सारे वोट इंटैक्ट हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से महागठबंधन को इसका फायदा होगा। और इस बात को महागठबंधन समझती है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, जिसका उदाहरण अभी बेलागंज का दे रहे थे ना, कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज ने मोहम्मद अमजद जी को उम्मीदवार बनाया और कैसे आरजेडी के कैंडिडेट हार गए। शायद वो मोहम्मद अमजद की जगह पर कोई और कैंडिडेट होते तो हारने जैसी बात नहीं होती। तो ये बात तो सबको पता है, ओवैसी साहब को भी पता है और महागठबंधन के लोगों को भी पता है। देखते हैं कितनी सीटों पर समझौता हो पाती है। रह गई बात कि वो जो वोटों का बिखराव होता था, बट नेचुरल है कि इसका फायदा एनडीए को मिलता था। जिस आधार पर भी वोटों का बिखराव होता था उसका फायदा एनडीए को मिलता था। तो अगर ये लोग पोलराइज्ड हो जाते हैं, गोलबंद हो जाते हैं, एक ही गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, तो इसके फायदे इंडिया गठबंधन को होगा और इसका घाटा एनडीए को होगा। इस सच्चाई को स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है? ये तो वास्तविकता है कि हाँ, इसके घाटे होंगे। अब क्या आरजेडी इस ऑफर को स्वीकार करेगी? जैसा कि पिछली बार हुआ था कि इनके ही 5 विधायक जीते थे और 4 को तोड़ करके आरजेडी अपने पाले में ले आई थी। इस बात को लेकर के बहुत दिन तक नाराजगी थी ओवैसी साहब की, ये क्या बात हुई? तो क्या वो आरजेडी एक इनको प्लेटफॉर्म दे करके, अच्छी खासी सीट दे करके बिहार में इनको जगह देगी, प्लेटफॉर्म देगी, या आरजेडी इनकार कर देगी, नहीं आपको लड़ना है, जितनी सीटों पर लड़ना है लड़िए, हम आपके साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे? तो मैं सहमत हूं आपके सवाल से कि सही टाइमिंग है, जिस समय एक ऑफर दिया गया है एआईएमआईएम के तरफ से कि अगर गठबंधन में हमें भी सम्मानजनक सीटें मिलती है तो हम गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं। मकसद सबका एक ही है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना। तो जब हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे तो बीजेपी को ज्यादा मजबूती के साथ हम उसका सामना करके हरा पाएंगे। फ्रैक्चर्ड रहेंगे। अब जनसुराज भी कह रही है कि भाई 40 मुस्लिम उम्मीदवार हम देंगे, जो 40 विधानसभा है, 40 लोकसभा की जो सीटें उसमें 40 रहेगा। एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार, जैसा कि शुरू में इन्होंने कहा था कि कम से कम इस बार हम 50 सीटों पर लड़ेंगे। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का अभी तक गठबंधन है। चलिए, शायद तो बिखराव नहीं चाहेंगे, नहीं चाहिए, ठीक है, पर सवाल यह है कि आरजेडी कितना सीट देगी, किस शर्त पर गठबंधन करेगी? ये प्रोफेसर श्याम कुमार जी की बात से तो लग रहा है कि भाई ग्रीन सिग्नल है। जब तक इनके शीर्ष नेता औपचारिक तौर पर नहीं बोलेंगे तब तक ये खुले शब्दों में तो बोल नहीं सकते। पर इतना साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कड़वापन दिखाई पड़ता था पहले असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, वो अब बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यह है कि सीमांचल में मजबूती के लिए ओवैसी आपके लिए जरूरी है, और गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर होगा? प्रोफेसर साहब। हाँ जी, बताएं। सॉरी, गठबंधन होगा तो कितनी सीटों पर होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या ये सीमांचल तक ही सीमित रहेगा या अन्य हिस्सों में भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, जो गठबंधन होती है या उसकी जो चुनावी रणनीति होती है,
कि टीवी चैनलों पर डिस्कस नहीं होती, और गठबंधन होने के बाद सूचना दी जाती है। तो एक तो सैद्धांतिक रूप से बात मैंने आपको मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अब थोड़ा वक्त का भी इंतजार कीजिए। एक ही डिबेट शो में, टीवी डिबेट शो में समाप्त करना चाहते हैं सारे डिस्कशन को, तो मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। नहीं, ठीक है, अभी बहुत सारा डिबेट करेंगे और तब पता कर पाएंगे कि आप कितनी सीटों पर गठबंधन कर रहे हैं। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बोल दें। अब आपकी नजरों में असुद्दीन ओवैसी और AIMIM बीजेपी की बी टीम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप मानते हैं कि आपकी विचारधारा से इनकी विचारधारा मिलती है, मतलब ये बीजेपी की बी टीम नहीं है और कम्युनल नहीं है। मैं चाहूंगा ये आरजेडी के तरफ से ये पक्ष रख दें, सारा जवाब हमें मिल जाएगा। वक्त का इंतजार कीजिए, कौन बी टीम है कौन बी टीम नहीं है, ये अलग बहस का विषय है। अब अभी हमारे लिए सर, हमारे लिए जो सबसे सर्वोपरि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं पुनः एक बार आपको कहना चाहता हूं कि बिहार की जो जनता, अब आवाम जो सामाजिक अन्याय से, कुशासन से जो पीड़ित है, घटना तो आपके सामने है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो अब अभी हम सब के लिए सबसे जो जरूरी बात है कि बिहार में बदलाव की जो बयार है, जो परिवर्तन की दरकार है, वो अंतिम अंजाम तक पहुंचे। विचारधारा, राजनीतिक वैचारिक विचारधारा के आधार पर हम आगे बढ़े, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जमीन पे काम कर रहे हैं, और ये आपको परिवर्तन 2025 में दिखाई पड़ेगी। हम खुले दिल से उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो इस सामाजिक न्याय के सरोकार में आना चाहते हैं। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि सारे मसले टीवी चैनल पर वो अंतिम फैसला नहीं हो। चलिए डॉक्टर संजय, अगर मैं आपसे पूछूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तो आपको लगता है आरजेडी इनसे गठबंधन भी करती है तो ये सीमांचल में ही करेगी या पूरे बिहार में आप देख रहे हैं? क्योंकि आरजेडी भी नहीं चाहेगी कि AIMIM को, जो मुस्लिम कॉज के लिए ज़्यादा बोलती है, उसको पूरे बिहार में पसरने का मौका दिया जाए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि अगर मैं सीटों के गठबंधन की बात करूं, तो आपको लगता है दर्जन भर से ज़्यादा सीट ये AIMIM को दे सकते हैं? क्योंकि AIMIM तो 50 सीट पर लड़ने की बात कर रही थी। देखिए, आरजेडी अभी तो खुद तय नहीं कर पा रही कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, लेफ्ट को कितनी सीटें देनी है। मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, तो इतनी सीटें कहां से वो दे पाएंगे? और फिर 143-44 पर आरजेडी खुद लड़ना चाहती है। तो जब 143 पर आरजेडी खुद लड़ना चाहती है तो 100 सीट इनके पास बचती है। अब 100 सीट में कांग्रेस को ये कितना देंगे, लेफ्ट की पार्टियों को कितना देंगे, मुकेश सहनी जो ऑलरेडी इनके अलायंस में है उनको ये कितना देंगे, और AIMIM को कितने देंगे? तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सीट ये दे पाएंगे। लेकिन हाँ, सीमांचल में वैसी सीटें जहां पर लगता है कि AIMIM मजबूत है और वहां पर अगर महागठबंधन की ताकत भी लग जाती है तो सीमांचल में अधिक से अधिक सीटें इनकी निकल करके आए। इसके लिए मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक सीटें उनको देंगे। अब डिमांड करने के लिए तो 50 सीट मांगे, जितना मांगे। पिछली बार कितना सीट पर लड़े थे ये AIMIM? पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े थे, बहुत होगा तो दावा उतना ही का करेंगे ना कि उतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी ओवैसी साहब तो समझेंगे कि 100 सीट ही तो बांटेगी आरजेडी। अब वो 100 सीट में कांग्रेस का रही है कि हम 70 से 100 के बीच में लड़ेंगे। 60 मुकेश सहनी जी मांग रहे हैं। लेफ्ट की पार्टी में CPI-ML ही कह रही है कि हमको कम से कम 40 सीट हमें चाहिए। CPI, CPM ये सब सीटें मांग रही है। तो वैसी स्थिति में ये लोग समझेंगे इस स्थिति को। और सीमांचल में मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं कि एक ढंग की सीटें, जो विनिएबल सीटें होंगी, वो सीटों का ऑफर आरजेडी के द्वारा दिया जा सकता है कि ठीक है, आप गठबंधन में लड़िए, इतनी सीटों पर मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नहीं, क्या दर्जन भर सीट आपको लग रहा? 12 सीट, 15 सीट, 10 सीट, कितनों पर आप देख पा रहे हैं सीमांचल में? दरअसल कहा जा रहा है कि 20 ऐसी सीटें जहां इनका दबदबा है, तो 20 में क्या 10 सीट तो लेगी AIMIM?
असुद्दीन ओवैसी 10 तो चाहेंगे ही ना, 12 तो चाहेंगे ही, उनके 5 एमएलए भी जीते थे। अरे ठीक है, वो दबदबा जैसी चीज कोई राजनीति में नहीं होती है। अगर माइनॉरिटी तय कर लेंगे कल की हमको कांग्रेस के साथ खड़ी हो जानी है तो दबदबा क्या होता है, हमें आरजेडी के साथ रहनी है तो दबदबा क्या होता है। लेकिन हाँ, वोटों का बिखराव न हो, इस बात की समझ सभी पार्टियों को है, तो ये वोटों का बंटवारा ना होने देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर 10 सीटें भी इनको दे दी जाएगी तो ओवैसी साहब तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, हम गठबंधन के लिए और बीजेपी को हराने के लिए हम गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो सवाल यह है कि ये गठबंधन का जो फॉर्मूला रखा जाएगा उसको आरजेडी किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता जिस तरीके से एआईएमआईएम को लेकर के सधे हुए शब्दों में बात कर रहे हैं, समान विचारधारा वाली पार्टी कह रहे हैं, तो ये संभावना निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है कि एआईएमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। प्रोफेसर श्याम कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, आदिल हसन साहब और पीयूष शर्मा जी, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।